नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने रूटीन गश्त पर निकले हुए सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। आतंकियों ने गाड़ी पर पहले ग्रेनेड अटैक किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और फरार हो गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश ए मोहम्मद के सहयोगी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिन में आतंकी हमलों में 7 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू इलाका बीते कुछ दिन में आतंकियों के निशाने पर रहा। आतंकियों ने पिछले 1 महीने में 7वीं बार जम्मू डिवीजन को निशाना बनाया। कठुआ में आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश है। नेताओं से लेकर आम लोग आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। ये जो रात के अंधेरे में कठुआ के मशेडी में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, इस कायराना हमले में शामिल सभी आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए। बातों से काम नहीं चलेगा। इनकी गोलियों का जवाब, हमारे वीर सैनिकों की शहादत का जवाब इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से बदला लेकर ही हम कर सकते हैं। आपने सुना इस मामले में प्रतिक्रियाएं क्या क्या नेताओं की तरफ से सामने आई हैं, लेकिन इसके साथ सवाल हैं और उन सवालों पर चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि हो रहे आतंकी हमले एक तरफ जहां पर आतंकियों की बौखलाहट को दिखाते हैं, तो सेना किस तरीके से इस आतंक से निपटने के लिए तैयार है और सरकार का एक्शन प्लान क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेटिक रास्ते से पाकिस्तान नहीं मानने वाला? आखिर कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है? अपनी घरेलू परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान आतंकियों को शह दे रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास और बम्पर वोटिंग से पाकिस्तान परेशान है और ऐसी कायराना हरकत को अंजाम आतंकियों के जरिए दिलवाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रफीक राथर पीडीपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक प्रणय कुमार जी इस वक्त इस डिबेट का हिस्सा हैं और मोहम्मद अदनान मलिक राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे सामने होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी साहब आप ही के साथ, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि लगातार हो रहे आतंकी हमले 370 के बाद हमने इस बात को लेकर बातें की। हमने कहा कि कैसे आतंकियों की रीढ़ को तोड़कर रख दिया है, फिर उसके बाद वहां पर चुनाव होते हैं, बम्पर वोटिंग देखते हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, आतंकियों में बौखलाहट है। ये हो रहे आतंकी हमले इशारा किस तरफ करते हैं और इन आतंकी हमलों को सरकार को किस नजरिए से देखने की जरूरत है? जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, उसके बाद 4 साल तक जम्मू कश्मीर में बहुत शांति आई और साल प्रति साल वहां पे ये आतंकवादी घटनाएं कम होती रही। लेकिन इस साल के शुरू से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। साथ में ही साउथ चाइना सी में चाइना और आक्रामक होता जा रहा है। चीन के साउथ चाइना सी में आक्रामक होना और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में और आक्रामक होना,
इन दोनों के बीच में एक सीधी तार जुड़ी हुई है, और ये जो तार है, ये तार सीधा 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है, जब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, ताकि जब वो 2035 पे हमला करें, उनके पास एक बहाना हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने का। मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा पूर्णिमा जी। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका के डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चीन और पाकिस्तान और भारत एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये चीन और पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है साहब, जगदीप सिंह जी आपके पास आते हुए ये समझना चाहती हूं कि ऐसे मुद्दों पर अभी भी किसी पॉलिटिक्स का स्कोप बनता है क्या? आपके मन में कोई विचार है तो सरकार के सामने उसको साझा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ पुराने बयान आपके नेताओं की तरफ से याद आते हैं कि इधर मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उधर सरकार जश्न मनाने में लगी हुई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की नीयत या बदनीयती अगर मैं कहूं, उससे तो हम सब वाकिफ है ना। और यही वजह है कि आज का वो दिन है जो चुनावों से ठीक पहले जब फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि बात होनी चाहिए, एटम बम है उनके पास, डरना चाहिए, वो भी आज ये कहते हैं कि ना, ये तो मानने वाले नहीं है बातचीत से, इनके लिए तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। आपका आभार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका क्या अनुभव रहा है, या आप किन बयानों की और किन वक्तव्यों की ओर इंगित कर रही हैं, और उनके पीछे का विरोधाभास क्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन आतंकवाद जैसे नितांत संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पर समूचा विपक्ष मरकजी सरकार के साथ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जहां पर भी बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात होने के नाते हमें लगेगा कि कहीं कोई चूक रह गई है, कोई समझौता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हुआ है, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे चंद एक अलग अलग पहलुओं पर बात करके अपनी बात पूरी करूंगा जी। पहली तो बात, धारा 370 की टूटन से पहले तक बड़ा खम ठोक कर, बड़े दावे के साथ भाजपा ये कहती रही, मोदी सरकार ये कहती रही कि धारा 370 की टूटन के बाद हालात बड़े सामान्य हो जाएंगे, आतंकवाद जो है वो नेस्ते नाबूद हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर में पत्थरबाजी जरूर रुकी, लेकिन लक्षित हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला। तदोपरांत हमने ये देखा कि पीर पंजाल की जो वैली है वो 2003-2004 खासतौर से ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद वो बड़े सूरत हवाल वहां के बड़े नॉर्मल हो चुके थे। एकाएक आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई, और फिर वही सुलगती हुई आग आतंकवाद की पीर पंजाल से चिनाब वैली पहुंची, और फिर कंडी क्षेत्र भी इसकी यद में आया। तो आज स्थिति ये है कि विगत एक महीने में कई आतंकी हमले हो चुके हैं, और जब हम आतंकी हमलों तो यहाँ पर देखना ये होगा, सबसे पहले देखना ये होगा कि जिस तरीके से हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बीडीसी की बात है, जैसे मैंने पहले भी एक मंच पर ये बात बोली है कि हमारे जो बीडीसी हैं, क्योंकि आप किसी भी देहाती या सीमाई इलाके में बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बल हमेशा के लिए तैनात नहीं कर सकते, तो बीडीसी का एक बड़ा रोल है। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास हथियार नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान वो हथियार ले लिए, अभी तक वापस नहीं किए। जो हथियार बेहतर बनाने की बात थी, जैसे एसएलआर्स की बात थी, वो नहीं दी गई। उसके अलावा उनके वेतनमान की बात है, इसी तरीके से एसपीओ का मामला है। तो ये तमाम घटनाक्रम को जब हम एक साथ सामूहिक रूप से देखते हैं तो कुछ और बेहतर करने की जरूरत है, और हमारा पूरा सपोर्ट है, बशर्ते केंद्र सरकार इस मामले पर नहीं, और होना भी चाहिए। उम्मीद इसी बात की रखते हैं, क्योंकि हम तो अपने एक देश की बात कर रहे हैं ना, और आपका मेरा देश तो साहब एक ही है, सबका देश एक ही है, और इस देश की संप्रभुता पर या इस देश के लोगों पर कोई भी हमला करेगा तो उसको लेकर सवाल उठने लाजमी है, और उसकी नीयत पर भी। बहरहाल, क्योंकि आपने कहा कि मैंने जो सवाल पूछा उसका आधार क्या है, तो उसका आधार 12 जून का राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, जब लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए, और उस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी प्रधानमंत्री जश्न में मग्न होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था, और उसके आधार पर मैंने अपने सवाल को आपके सामने बहरहाल रखा था। लेकिन प्रणय कुमार साहब, जो कुछ भी अभी कांग्रेस के
प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। जगदीप सिंह जी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं है। और बहुत सारे हमलों का अगर मैं जिक्र करूं, हमने पहले भी देखा है सैन्य वाहनों पर जिस तरीके से हमले हुए, खासतौर से पुंछ, पीर पंजाल का जिक्र किया यहां पर जगदीप सिंह साहब ने। जाहिर है कहीं ना कहीं एपिसेंटर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या सेंस ऑफ अप्रोच में एक कड़ापन लाने की जरूरत है जो हमने इससे पहले किया? हम ये कहते हैं कि हम वो भारत देश अब है जो घर में घुसकर मारते हैं, लेकिन जो हमारे घर के अंदर घुस रहा है उसको हम रोकने के लिए कैसे तैयारी करेंगे? निश्चित रूप से धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियों में सुधार भी हुआ, आतंक पर विराम भी लगा, और हमने इसी सरकार के इच्छा शक्ति के बल पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी वारदातें या जैसे निर्णय भी देखे। निसंदेह सरकार ने जब आवश्यकता हुई दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। घाटी में पत्थरबाजी की घटना में कमी आई, ऐसा जगदीप सिंह जी ने भी माना है, और यह घटना में कमी अपने आप नहीं आ जाती है, उसके लिए सरकार ने काम किया है, उसी का परिणाम है। और कुछ दिन पहले, ठीक 1 महीना पहले, हम सब ने यह मान लिया था, देश के सब प्रबुद्ध लोगों ने मान लिया था कि घाटी सामान्य हो चली है, और घाटी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में निवेश हुआ था। यह सरकार ने करके दिखाया है। और आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो बात कही वो बहुत उल्लेखनीय है कि अभी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हुई है, इससे आतंकवादियों में बौखलाहट है, आतंकवाद के आकाओं में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट की प्रतिक्रिया पिछले 1 महीने में हमें देखने को मिली है। हमें यह भी देखना होगा कि उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अपने हमलों का केंद्र घाटी को छोड़कर जम्मू संभाग को बनाया है, जहां पहाड़ी इलाके ज्यादा है। तो जो भौगोलिक संरचना है उसका भी ध्यान रखना होगा। जहां तक आपने सरकार के निर्णय की बात की, निश्चित रूप से संपूर्ण देशवासी इस पक्ष में है कि एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से ही इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और हम बहुत रक्षात्मक रह लिए। ये वो सरकार नहीं है कि एक तरफ कबूतर उड़ाते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान हम पर हमला करता रहा। एक तरफ हम कबूतर उड़ाकर शांति की बात करते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान घर में घुसकर मारता रहा। और जब हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि पिछले 10 वर्षों में, बल्कि 10 से अधिक वर्षों में आप कह लें, देश के अन्य हिस्सों में एक आतंकी वारदात नहीं हुआ, बड़ी घटनाएं नहीं हुई। इसी सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति करे निर्णय के बल पर करके दिखाया है। नहीं तो पाकिस्तान देश के किसी भी हिस्से में बम ब्लास्ट कराता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, और हम कड़े वक्तव्य देकर मौन चुपचाप खड़े रह जाते थे। आज यह सरकार देख रही है, निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, और एक एक सैनिकों की रक्षा के लिए, एक एक सैनिकों के जीवन के लिए पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा है। और एक अंतिम बात कह रहा हूं, आपने बहुत सही कहा, पाकिस्तान का जो हौसला बुलंद है, इसमें मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के उस वक्तव्य की भी अपनी भूमिका है, जो भारत को ही धमकी दे रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। वो एक प्रकार से यही कह रहे थे, पाकिस्तान को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, और कह रहे थे बातचीत करिए, बातचीत करिए। बातचीत के बिना फारूक कैसे अब्दुल्ला निकलेगा ने भी समझ? कुछ दिन पहले, Definitely. आज मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम राष्ट्र के स्वर में स्वर मिलाकर अपना वक्तव्य दिया है, और वक्तव्य में संतुलन दिखाया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ही यही कहा था कि पाकिस्तान से दोस्ती के बिना कोई आतंक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें एक लाइन और जोड़ देती हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, क्या एटम बम है उनके पास, ये तक कहा गया था। शर्मनाक बयान, शर्मनाक बयान था। और इसी शर्मनाक बयान के बाद पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, कहते हैं कि हमें आपसे लड़ने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही वो लोग बैठे हैं जो आपस में लड़ते रहेंगे। और इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट से खैर कुछ हो नहीं सकता है। विजय शर्मा जी को जल्दी से पैच करेंगे, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता है क्योंकि, और उनका टेक जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीडीपी के मोहम्मद रफीक राथर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रफीक राथर साहब, पाकिस्तान को क्या क्या ना कहा जाए,
पाकिस्तान की बदनीयती के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, जब पूरी घाटी में शांति बनी हुई है, जब घाटी के लोग मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो विकास घाटी में हो रहा है उसको लेकर उनके जहन में खुशी है और जमहूरियत की स्वीकारता है, सबसे बड़ी बात ये, तब ऐसे में पाकिस्तान अपनी बौखलाहट कुछ इस तरीके से दिखाता है कि अपने आतंकियों को भेजता है और घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे 5 नौजवान ने अपनी जानों का बलिदान दिया है, हमें बड़ा अफसोस है इस पर, और उनकी जो फैमिलीज हैं, हम अपने कंडोलेंसेस उनकी फैमिलीज को भेज रहे हैं, और 5-6 लोग जख्मी भी है, और हमारी दुआएं हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। और जहां तक आपके साथ सवाल का ताल्लुक है, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि देखिए, पहली बार ये नहीं हुआ है। अभी जो आपके आंकड़े थे, मेरे ख्याल में इसी साल की शुरुआत से ही आज तक आप देखिए कि कितने इंसिडेंट्स हुए, और सारे के सारे पीर पंचाल में हुए। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ पीर पंचाल के एक मखसूस एरियाज में ही ये सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हो, इसमें काफी जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमने बार बार न सिर्फ ऐसे इंसिडेंट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम किया है, बल्कि हमारा स्टैंड ये भी रहा है कि हर सूरत में ये जो किलिंग्स हो रही है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, चाहे हमारे नौजवान शहीद हो जाएं, चाहे सिविलियन शहीद हो जाएं, या इनोसेंट लोग शहीद हो जाएं, तो हमने हमेशा कंडेम किया है इस तरह के इंसिडेंट्स को, और किसी भी सूरत में इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई एक बुज़दिलाना हरकत है कि आप इनोसेंट नौजवानों को इस तरह से टारगेट करें जो अपनी ड्यूटी पर थे, लाइन ऑफ ड्यूटी पर थे। तो मेरे ख्याल में कोई भी कौम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां तक अब पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए, पहली बार 30 साल से यहाँ पर ये इंसर्जेंसी चल रही है, और 30 साल से कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इसमें कभी कभी तो ठहराव आया है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद लोग, तकरीबन 1 लाख लोग हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं आज तक, सिविलियन भी, उसमें हमारे जवान भी हैं, फौज के, पुलिस के भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका हल निकालना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है, जो अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे, उनका सबका कहना यह है कि पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक करना चाहिए, उससे मामला रुकेंगे। इससे पहले भी स्ट्राइक हुई, आपने 2 बार की, क्या मामला रुके? तो जब आप इस तरह के बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुल्क को और सारी स्थिति को जंग की तरफ धकेलते कर रहे हैं। आतंकवाद, मोहम्मद रफीक राठर साहब, मेरी बात सुनिए, आतंकी घटनाएं अगर पहली बार नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत कुछ है ऐसा जो पहली बार हो रहा है। सर, मैंने आपको समय दिया, काउंटर लेने का भी तो संयम रखिए, काउंटर लेने का भी तो संयम रखिए राठर साहब। राठर साहब, सिर्फ आपने खामियाजा नहीं उठाया है, आप किसी अलग देश में नहीं रहते हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसका खामियाजा हर किसी ने उठाया है। कश्मीर में अशांति होती है तो पूरा देश परेशान होता है। जब कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं तो वहां से जो पार्थिव शरीर निकलते हैं, जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं तो पूरे देश के आंसू निकलते हैं। सिर्फ खामियाजा एक जगह, एक पार्टी, एक विचारधारा नहीं उठाती है, पूरा देश उठाता है साहब। आप हमसे अलग नहीं है रफीक राठर, आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। इसीलिए जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपको होती है, वो पूरे देश को होती है। अगर पहली बार कुछ हुआ है, राठर साहब सुनेंगे, जब मैंने कहा राठर साहब सुनेंगे, राठर साहब आपको पूरा समय दिया आपकी बात कहने के लिए, आपको पूरा समय दिया आपकी बात कहने के लिए। राठर साहब, आपने कहा कि आतंकी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं और इससे पीड़ित है घाटी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहली बार कुछ हुआ है जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जब भारत ने डिफेंसिव ना होकर अग्रेसिव एक्ट किया है। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जब हम ये कहते हैं कि हम उनको घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और ये जो पहली बार हो रहा है, इसने उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया है और उन आतंकियों को उनके बिल में जाने पर मजबूर कर दिया है कि जाकर छुप जाओ, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बाहर निकलने की। क्या हमारे फौजी नौजवान जो हैं वो शहीद नहीं हुए? क्या सिविलियन किलिंग्स नहीं हुई? इससे किसने इनकार किया? इसने किसने इनकार किया? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को आतंकवादी वारदातों को रोकना पड़ा। और राठर साहब, यह मत भूलिए कि उसके पास खाने को दाने नहीं है, मिट्टी में मिल जाएगा वो देश।
आप मैं वो पैरवी भीड़ कर रहे हैं पंचाल में इस पाकिस्तान तरह की। के वाक़ात आप 30 साल एक में नहीं हुए। नेशनल इतना टेलीविजन नुकसान पर 30 बैठकर साल में नहीं हुआ। पाकिस्तान की पैरवी आपको कर रहे मानना हैं। पड़ेगा। आप जो भारत पिछले का एक, नमक दो, खा तीन रहे हैं, महीने भारत से की पैरवी पंचाल में कीजिए। जो हो रहा है, आप भारत के हर बारे में बार बोलिए। आपने देखिए कल 2 फौजी शहीद हुए, आज 5 शहीद हुए, तो 2 दिन में 7 फौजी हमारे शहीद हुए। आप तो आपको पाकिस्तान सोचना से पड़ेगा एक वार्ता की बात क्यों हो करके रही है। पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई बातचीत नहीं हो देखिए, ये सकती। आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं। सोच हम किसकी है ये पता पाकिस्तान को चलता है इतना ही साहब। condemn करते हैं सोच जितना किसकी आप है लोग राठौर condemn साहब, ये करते हैं। पता चलता है। लेकिन और जब हमारे भारत कहने का देश मतलब कहता कि है कहीं ना कहीं कि गोली इन और बोली मामलों को साथ रोकना साथ नहीं पड़ेगा। चल इन सकती incidents राठौर को साहब। रोकना पड़ेगा। इन अगर incidents गोली को और रोकने बोली के लिए साथ साथ आपको नहीं चल कुछ सकती तो इक़दामात जिस उठाने गोली को पड़ेंगे। आप एक उन प्लेट पर इक़दामात सजा कर में रखते जो हैं कि भी भाई possible हो बातचीत सकता करिए, है, बातचीत वो करिए, करिए और हम उसके खिलाफत साथ हैं। उसकी भी कर दीजिए थोड़ी। बोलिए कि उनकी औकात नहीं है कि उनसे बात की जाए, उनका वो ओहदा नहीं है कि उनसे बात की जाए, क्योंकि उनकी बदनीयती है। देखिए, उनकी बदनीयती अगर है कि अगर- भारत में शांति ना अगर- बनी रहे, ये उनकी देखिए, बदनीयती देखिए, है। देखिए, इसीलिए बात उनसे सुनिए। बातचीत नहीं हो अगर इस सकती तरह की- किसी भी सूरत हाल में, अगर और इस गोली तरह और की बोली बात- साथ नहीं चल सकती है। बिल्कुल। बहरहाल बैक टू प्रमोद जी, आपके पास आती हूँ। प्रमोद स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आ रही हूँ राठौर साहब, बाकी मेहमानों के पास भी थोड़ा सा जाने का मुझे समय दीजिए। आपसे 1-on-1 में अलग से कर लूंगी, और मैं जानती हूँ कि जितना आप बोलेंगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं आपको जवाब देने की लायकियत रखती हूँ। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए, प्रमोद स्वामी साहब ये समझना चाहते हैं कि क्या करेंगे पाकिस्तान का इलाज, क्योंकि 370 के बाद हमने बैठकर यह बताया कि कैसे घाटी के अंदर आतंकी घटनाओं में कमी आई, कैसे पत्थरबाजी कम हुई, कैसे सरकार की नीयत के बाद, नीति के बाद, ऑपरेशन ऑल आउट के बाद हमने रीढ़ तोड़कर रख दी उन आतंकियों की। लेकिन 2 महीने का समय और लगातार होते आतंकी हमले, रियासी से उभरे नहीं कि फिर कठुआ में कितने जवान शहीद होंगे, कितनी मां की कोख उजड़ेगी, कितनी आंखें नम होंगी, और फिर हम कहेंगे कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारे जवान शहीद हो गए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं उन जवानों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जो इस घटना में शहीद हुए हैं। देखिए, ये एक इसको आप एक प्रयोग बोलेंगे या एक संयोग बोलेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री रशिया में है, और रशिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हुआ है, जिस तरह से उनको स्वागत हुआ है, और इसके पहले कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है किसी दूसरे देश का जिसका अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों में जिसका इस तरह से जिसका अभिनंदन हुआ होगा। मोदी जी जब अमेरिका में गए तो उनका वहां भी जबरदस्त अभिनंदन हुआ, और रशिया में गए तो वहां भी उनका जबरदस्त अभिनंदन हुआ। घर में क्राइसिस है हमारे। मैं ये बात इसलिए आपसे अभी चर्चा करने से पहले स्वामी साहब, आप और मैं बहुत पहले से जुड़ते रहे हैं, और हमारी बातचीत ऑन स्क्रीन बहुत बार चर्चाओं के दौरान हुई है। आप और मैं जुड़े उससे ठीक पहले हमने आज दिन भर प्रधानमंत्री का रशिया दौरा दिखाया, उनका स्वागत हुआ, कल किस तरीके से एक एक तस्वीर दिखाई और उस पर लगातार चर्चा की। लेकिन हमारे घर में क्राइसिस है सर अभी। मैं यही बता, मैं चाहती हूँ कि उसी क्राइसिस पर टू द पॉइंट में आपसे बात करना चाहती हूं। मैं वहीं आ रहा था, आपने मेरे को बीच में टोक दिया। ये जो आतंकवादी जो घटना जो हो रही है, ये इसी फ्रस्ट्रेशन में हो रही है। ये पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मोदी जी को और भारत को जो विश्व में जो सम्मान मिल रहा है, इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जब हुक्मरान जब अमेरिका और रशिया जाते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज भारत को पूरा विश्व पूछ रहा है, और यही इनकी बौखलाहट है। और इसी बौखलाहट का परिणाम है कि आतंकवादियों को भेज कर करके हमारे देश में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये जो भारत है ये नया भारत है, और ये जरूरत पड़ेगी तो घर में घुस के मारने में भी ये पीछे हटने वाला भारत नहीं है। हमने पहले भी इनको घर में घुस के मारा है, आतंकवादियों को सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, हमने एयर स्ट्राइक भी की है, और जरूरत होगी तो भारत फिर भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, घर में घुस के मारेगा। लेकिन अब ये इनकी बौखलाहट जो है, जिस तरह से जब अभी हमारे प्रधानमंत्री रशिया में है, और रशिया में जिस तरह से उनको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, जिस तरह से उनको तवज्जो मिल रही है, जिस तरह से अमेरिका वो जाते हैं तब उनको जो तवज्जो मिलती है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बौखला गया है। और ये उसकी बौखलाहट का ही परिणाम है कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं इन दिनों में इस
ठीक है की स्वामी जी, आतंकी पॉइंट टेकन, घटनाओं में आपकी इन्होंने आपकी बात तेजी मैं आई है। समझ गई। शोएब काजमी साहब, अभी अभी प्रमोद स्वामी जी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम घर में घुसकर मारेंगे। जरूरत पड़ेगी या जरूरत पड़ चुकी है? क्योंकि मुझे लगता है कि सर पर थपकियां देकर या फिर एयर स्ट्राइक करके या सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को फिर यह याद दिलाना पड़ेगा कि सुनो हमारी ताकत क्या है और तुम्हारा हश्र हम कर क्या सकते हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस दोनों से जूझ रहा है और पाकिस्तान के पास सिवाय कश्मीर के राग के कोई राग नहीं है जिसको वो इंटरनेशनली रागता है और यूएन में और पूरे मुस्लिम ममालिक में जिसका ढोल वो पीटता है और उसके एवज में वो डोनेशंस, पैसा और अपने पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए भीख मांगता फिरता है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसका इम्पैक्ट जो है ऑन ग्राउंड जम्मू कश्मीर की धरती पे दिखा। देखिए हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते और पड़ोसी कैसा है वो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं, उसकी नीयत को भी जानते हैं, ना उसकी नीयत हम बदल सकते हैं। जब पड़ोसी का माइंडसेट हम जानते हैं और पड़ोसी का माइंडसेट नेगेटिव है टुवर्ड्स आवर स्टेट एंड टुवर्ड्स आवर नेशन, तो उसके लिए बातचीत और गन साथ साथ नहीं चलेगी। करारे जवाब से देना पड़ेगा और लोग उसके साथ बिल्कुल हमारी पैरामिलिट्री के साथ जम्मू कश्मीर के लोग हाथ से हाथ मिलाकर ऐसे नेगेटिव डिजाइन्स को उखाड़ने में, फेंकने में हमेशा मजबूती से काम करते रहे हैं और अब भी करेंगे। सिर्फ ये है कि ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसको हम सबको मानना है और कहाँ कोताहियां हुई हैं, कहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस वीक हुई है, उस पे सारे पैरामिलिट्री को और सबको काम करने की जरूरत है ताकि ये फेल्योर दोबारा ना हो। जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ चलेगा, पाकिस्तान यहाँ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। जम्मू कश्मीर जिस वक्त डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेगा, लोग भागीदार बनेंगे, अमन और अमान की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान इस्लाम को बीच में ला के इस्लाम के पैरोकारों को यूज करेगा, हमारी नस्लों को तबाह करेगा, फेक करेंसीज इंट्रोड्यूस करेगा, ड्रग्स का चलन बढ़ाएगा, कि हमारे बच्चों को गुमराह करेगा। शोएब काजमी साहब कि हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन जब हम पड़ोसी की बदनीयती को जानते हैं तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खासतौर से जब कोई हमारा पड़ोसी है। अदनान मलिक साहब, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया लेते हुए फिर मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना होगा, क्योंकि हम लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं, सेना के जवानों की मौजूदगी, और मैं लगातार उस मॉडस ऑपरेंडी की बात कर रही हूं जो आतंकियों ने बदला है। रियासी के बाद आप देखिए अब कठुआ में भी वही हुआ है। मतलब रियासी में पहले आपने ड्राइवर को गोली मारी, फिर वो बस पलट गई, श्रद्धालु उसमें थे, खाई में वो बस जा गिरी। इस बार भी प्लानिंग यही थी कि हमला करें और उसके बाद जो वाहन है सेना का वो गिर जाए, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। एक ये भी मॉडस ऑपरेंडी। दूसरी तरफ से लोकल हेल्प एक बड़ा इशू है। सूत ये बार बार बताते हैं कि वहां पर लोकल हेल्प मिलती है आतंकियों को। बिल्कुल लोकल हेल्प मिलती है, तभी ये उनको रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो मशेडी एक पहाड़ी इलाका और बड़ा हिली इलाका है। उस इलाके में बिल्कुल घात लगा के जिस लिहाज से उन्होंने हमला किया है कि विदाउट लोकल सपोर्ट हो ही नहीं सकता ये। और दूसरी बड़ी बात, कितनी बार हमारे ये सिक्योरिटी जो लैब्स रहते हैं, अगर हम ये देखें कितनी बार हमारी आर्मी के जो हमारी जाती है, कॉन्वॉय जाती है, उनको प्रॉपरली जो इनका सिस्टम है उसके मुताबिक ये चलते ही नहीं है। कितनी बार हमारे आर्मी वालों, इवन हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी ये कहते हैं कि जनाब हमें प्रॉपर इसका, जब आर्मी की कॉन्वॉय जाती है तो उस मूवमेंट्स को रोक दिया जाए। तो ये पूरा इनको एक पूरा वो देते हैं, एक रास्ता देते हैं ताकि वो मिलिटेंट्स इनको पूरा अटैक कर सकें। ठीक है सर। तोड़ी साहब, आपके पास आते हुए मेरा सीधा सा सवाल है कि कोई डिप्लोमेटिक रास्ते का स्कोप है पाकिस्तान के लिए? डिप्लोमेटिक रास्ता, किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब दें, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो? सोडी साहब। पूर्णिमा जी, देखिए डिप्लोमेटिक कभी हमें पाकिस्तान और चीन के साथ कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं कि जब हमने इन पे भरोसा किया है, इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा ही घोंपा है। अब वक्त है सिर्फ एक कठिन और कठोर कदम उठाने का, और कठिन और कठोर कदम यह है कि हमें अपनी सेना को और ताकतवर करना होगा। हमें अपने सिक्योरिटी ग्रिड में एक रेडिकल चेंजेस लाने होंगे। हमें टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बातचीत से ना पाकिस्तान कभी मानेगा, ना ही चीन कभी मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया
कि इनका जो चीन और पाकिस्तान का जो लक्ष्य है वो एक इमीडिएट लक्ष्य नहीं है, वो आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है। इनका लक्ष्य लंबा है, 2035 का 2 फ्रंट वॉर, जिसकी पुष्टि अमेरिका का डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी कर चुका है। तो ये अगले 11 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे। आतंकवाद को ये खत्म नहीं करेंगे जब तक हम और कठिन और कठोर कदम नहीं उठाते हैं। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब में 1980 के दशक में आतंकवाद 15 साल में खत्म हो गया और 35 साल से ज्यादा हो गए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसका एक कारण तो पाकिस्तान है ही है, लेकिन इसका एक जो दूसरा कारण है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग वहां पे इन आतंकवादियों को स्थानीय सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कि छुप छुप के इन आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं। और जब तक ये लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे, जब तक इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई एक सीमित समय में नहीं होगी, तब तक आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म करना बहुत मुश्किल है। जहां तक भारतीय सेना की बात है, मैं खुद पटन नामक जगह में पोस्टेड था जब मैं सेना में था। मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना के सैनिक दिन रात वहां सोते नहीं है और जो भी ड्यूटी होती है उसे अपनी पर्सनल कंफर्ट को नजरअंदाज करके वो करते हैं। अब इस वक्त समय आ गया है रेडिकल स्टेप्स लेने का। सेना ने, सीआरपीएफ ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सारों ने अपने काम कर दिए हैं, सारे अपने काम करते आए हैं। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा पूर्णिमा जी ये इतनी नाजुक घड़ी है हमारे देश के लिए, क्योंकि सिर्फ 11 साल बचे हैं इस 2 फ्रंट वॉर के लिए। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करता हूं, उन्हें इकट्ठे आके इस समस्या को रिजॉल्व करने की बातचीत करनी चाहिए। अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को अलग रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी देश की सुरक्षा की बात है। बिल्कुल सर, वेल सेड आपने जिस बात का जिक्र किया। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, बिल्कुल आप ही से टेक लेना चाहूंगी जो सर ने कहा है, क्योंकि बदलाव कुछ तो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों अगर आप फंडिंग की बात करें, एनआईए की रेड जगह जगह हुई, ऑपरेशन ऑल आउट का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, किस तरीके से हमने आतंकियों को पूरी तरीके से काट कर रख दिया, उनकी फाइनेंशियल हेल्प को खत्म कर दिया। लोकल हेल्प, स्थानीय लोगों की जो मदद है वो एक बड़ी परेशानी का सबब है। अमित शाह जी ने मीटिंग की, लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है कि करना कैसे है, इसको और ज्यादा अग्रेसिवली टैकल करने की जरूरत है। देखिए, अभी सोडी जी ने भी कहा और हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें 2.5 फ्रंट वार की तैयारी करनी चाहिए। और भारत सरकार आज वही तैयारी कर रही है। और आज देखिए, एक समय जो माइंडसेट था, रक्षा मंत्री जब हमारे एके एंथोनी साहब थे तो उन्होंने कहा था कि हम बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं बनाएंगे, हम बॉर्डर एरिया में सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इसलिए मजबूत नहीं करेंगे क्योंकि उसका फायदा आने वाले समय में चाइना उठाएगा। ये हमारा माइंडसेट था, कितना डिफेंसिव माइंडसेट था। लेकिन आज सोडी साहब बैठे हुए हैं, इनको सेना के बारे में ज्यादा जानकारी है, बॉर्डर एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी है। लेकिन आज बॉर्डर एरिया में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आज हम ड्रोन जो है अमेरिका से खरीद रहे हैं, S-400 हम रशिया से ले रहे हैं, राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में मजबूत कर रहे हैं। तो हम जो है हमारी तैयारी हम कर रहे हैं। और ये जो खतरा जो 2 फ्रंट वार का जो है, इसके बारे में तो बहुत पहले विपिन रावत जी ने हम लोगों को बहुत पहले अवगत करा दिया था। लेकिन जो इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने उस तरीके से तैयारी नहीं की। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये जो नया भारत है, ये ठीक है, प्रमोद जी से पूरी बात उनके लेंगे और इसकी नई नीतियां है और नई देते हैं। ये स्थितियों में बदलाव आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर एरिया में वो हमने मजबूत किया है, बंकर्स बनाए हैं हमने, आर्म्स एंड एमुनिशन। इसीलिए प्रमोद जी, सीधा सवाल पूछा जाता है, फिर करना कैसे है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है ना, ये तो बता ही रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। इसीलिए फिर आगे और क्या करना है और कितनी अग्रेसिवली करना है, अटैकिंगली करना है, ये भी आप ही से पूछा जाएगा। देखिए, ऐसा है, आगे क्या करना है, इस तरह की चर्चा और इस तरह के जवाब टीवी में बोल करके नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, हमारी सेना है वो सक्षम है। बिल्कुल ठीक बात है कि स्ट्रैटेजी का खुलासा, प्लानिंग का खुलासा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप आम जनमानस को ये बताते हैं, और वो भी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद, ये कहते हुए कि आप लोगों पर भरोसा किया है
क्योंकि 10 साल में आपने काम बेहतर किए, घाटी में आप शांति लेकर आए हैं, तो एक आम जनमानस ये पूछेगा कि भाई सरकार सोच क्या रही है। आपसे किसने कह दिया कि क्लासिफाइड जानकारी दीजिए? नहीं चाहिए सर, यही कहा, नहीं चाहिए। ठीक है, जी ने भी इस बात का ठीक है। उल्लेख किया कि आने वाले समय में हमें 2 और 2.5 फ्रंट बाढ़ की तैयारी। इन्होंने 2 फ्रंट कहा, लेकिन बिपिन रावत साहब ने तो 2.5 फ्रंट की बात बिल्कुल ठीक बात है सर। जगदीप जी, जो हमारे देश के अंदर जो हमारे छुपे हुए दुश्मन जो है, जगदीप जी अपनी बात बिपिन रावत साहब ने की थी और उसी की तैयारी आज चल रही है। ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, ये आने वाले समय में भयानक जंग की तैयारी है। ठीक है सर। हम जब भी जंग होगी तो 2 फ्रंट वार होगा। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है प्रमोद जी, हमें उस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना होगा। हाँ, ठीक है तभी सर। हम आने वाले समय में अब जो आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, जगदीप जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी बोलिए सर, बोलिए सर। पूर्णिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। बिल्कुल। मैं सम्मान सबसे पहले ये बता दूं, कुछ तकनीकी वजह से बात जो है वो एक सिलसिला बन नहीं पाया। सर्वप्रथम आपने जो एक सवाल खड़ा किया, मैं उसका प्रत्युत्तर में बताना चाहूंगा। आपने माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का हवाला दिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर में एक ही दिन में 3 हमारे सैन्य अधिकारी, जिसमें पुलिस के एक डीएसपी थे, शहीद होते हैं। और उसी दिन भाजपा के दिल्ली कार्यालय में स्तुति गान का एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिस पर राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य है। दूसरी बात, मेरे भाजपा के मित्र विगत 10-15 मिनट से एक तरह का स्तुति गान जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किए चले जा रहे हैं, लेकिन नितांत संवेदनशील मुद्दा आतंकवाद का, जिसकी जद में जम्मू कश्मीर है। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि विगत करीब 1 महीने से गाहे बगाहे आतंकी हमलों का शिकार होता चला जा रहा है जम्मू खित्ता। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मैं कुछ पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा, बाकी आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, बेहतर समझ सकते हैं। सर्वप्रथम जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वाजपेयी साहब के उस बयान को भी हमें याद रखना होगा, जो भाजपा के ही एक बड़े, मैं कहता हूं, ऐसे नेता जिन्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। दूसरी बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ के अमन में खलल पड़े। लेकिन सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में कैसे हम बेहतर काम करें। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, मामला चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ का हो, मामला खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने का हो, मामला एसपीओ से लेके बीडीसी सदस्यों को और प्रशिक्षित और बेहतर हथियार मुहैया करवाने का हो। और इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास की बहाली अपने लोगों के साथ होना जरूरी है। दूसरी एक अहम तरीन बात, बार बार मैं देखता हूं डिबेट्स में चर्चा होती है तो ये बात की जाती है, निश्चित तौर पर भारत का कोई सानी, कम से कम पाकिस्तान की जब बात आती है, आपने 2 मरतबा उसको सीधे प्रत्यक्ष रूप से धूल चटाई है। कारगिल बीच में जोड़ लीजिए तो तीसरी मरतबा भी जुड़ती है। लेकिन देखिए, एक बात आपको पूर्णिमा जी, मैं 2 मिनट मांगूंगा, 1 मिनट थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बस मेरे पास अब 3 मिनट और बाकी है और 5 मेहमान बचे हैं। 1 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए, आप पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसको खोलकर देख लीजिए। ऐसा मुल्क जिसका अपने खुद के परमाणु संयंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। एक कहावत के साथ इसे समझिए कि बंदर के हाथ में उस्तरा होगा तो वो क्या करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से किसी तरीके से कोई हमें पीछे हटने की जरूरत है, लेकिन ये भी हमें समझना होगा, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हमारे देश की शांति में आप क्या कहना चाहते हैं? बंदर के हाथ में छुरा वाली बात और इशारा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की बात हो रही है प्रमोद स्वामी जी, पाकिस्तान की बात हो रही है, वो उनके पास जो परमाणु संयंत्र है उनकी बात हो रही है। लेकिन सिंह साहब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रणय जी जो इन्होंने बात कही, फिर उसके बाद ही तो मौका मिलता है। ये कहते हैं गाय बगाए कहते रहते हैं, अरे गाय बगाए कहते हैं, आप डराई तो रहे हैं। ये पूर्णिमा जी मणिशंकर अय्यर के लाइन को ही ले रहे हैं। ये पाकिस्तान फिर कहते हैं हम तो साथ हैं। ये एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ा। और पूर्णिमा जी, एक बात इन्होंने बड़ी कुशलता से और चतुराई से जो नहीं कही, इनके नेता गुपकार गैंग के सदस्य थे। धारा 370 पर उनका क्या स्टैंड था, अनुच्छेद 35A पर उनका क्या स्टैंड था, जो रणनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा को लेकर उनका क्या स्टैंड था, चीन के अधिकारी से उनके दूतावास में जाकर मिलने पर उनकी क्या
उनका कहीं सेना ये के सब मनोबल चीज- को गिराने में इनका जब क्या जब थॉट था? जब सेना ने कोई जब सेना ने एयर स्ट्राइक किया या सर्जिकल स्ट्राइक किया, इनके नेताओं के क्या बयान आए? इन्होंने सेना से सफाई मांगी। ये सब आतंकवाद को पोषित करना है, आतंकवाद का मनोबल बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी जो मैं इनको बताना चाहूंगा, 90 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद ने जड़ जमाया तब इन्होंने क्या किया? यहूदियों पर अत्याचार हुए, यहूदियों ने पूरी दुनिया में उसको एक उदाहरण बना दिया। लेकिन 90 के दशक में संपूर्ण घाटी से वहां की बहुत बड़ी आबादी पलायन को मजबूर हुई। इनके नेता का, इनकी पार्टी का, इनका क्या स्टैंड था, ये देश इनसे जवाब चाहता है। पूरी कहानी कहीं चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जगदीप साहब जगह जगह जब समय समय पर सवाल उठाए गए तब भी तो वो सच ही था ना, उसको तो बदल नहीं सकते आप। कान इधर से पकड़ लीजिए, घुमा के पकड़ लीजिए, बात आप वही कह रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, उसमें कोई बदलाव है नहीं साहब, उसमें कोई बदलाव है नहीं, और ना समझने में किसी के कोई समस्या है, ना किसी के कोई समझने में समस्या है। जगदीप जी आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए सर मेरे पास, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में चल रही हूँ। पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था। सुनिए मेरी तो बात सर, सुनिए किसने क्या किया, सबके इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, 90,000 सैनिकों को सबके छोड़ दिया, इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। 92,000 सैनिकों को बिना शर्त छोड़ दिया। यूं ही प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता कि जरा बताए कांग्रेस की किसके इशारे पर सेना के मनोबल पर सवाल उठाती है, यूं ही नहीं कहना पड़ता। सवाल जब किए जाते हैं 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर या सेना की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई पर, तो यूं ही नहीं सवाल उठाया जाता। बहरहाल जल्दी से बाकी मेहमानों के पास, अदनान मलिक साहब आपके पास आऊंगी और माफी चाहूंगी, 30 से 40 सेकंड का समय आप सबको मैं दे पाऊंगी। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि ये समझना चाहते हैं कि इस स्थिति से कैसे स्ट्रैटेजिकली क्या बदलाव करने होंगे, क्या सेना को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है और सरकार को इस पर काम करने की जरूरत? अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था, अमेरिका में 9/11 के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ था। हमारा देश विश्व गुरु बने जा रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग लगातार हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं, लगातार हम उन पे टॉक्स की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वाजपेयी साहब से अच्छा दोस्ती का हाथ कोई नहीं बढ़ा सकता था। Strived to elevate the Russian-Indian relations to the level of special and privileged strategic partnership. With your direct support, Russia and India are implementing large-scale projects in trade, economic, and military and technical sphere, in nuclear and hydrocarbon-based energy, in high-tech and space exploration. It would be impossible to overemphasize your contribution to building a resilient framework for Russian-Indian cooperation in the international arena, where both our nations are defending the principles of multipolarity and rigorous observance of international law, working together for the sake of stability, global and regional security, and working closely within BRICS and the Shanghai Cooperation Organization. Excellency, Honorable Prime Minister, dear friend, from the bottom of my heart, I would like to congratulate you with this high Russian award and wish you good health, success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами орденом святого апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, प्रीमियर-मिनिस्टर देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज के सम्मान से नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी को। ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है जिससे नवाजा प्रधानमंत्री मोदी को गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, जिससे सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है। बहरहाल 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मौजूद मॉस्को में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आया है। प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन। The first called is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. और यही वो सम्मान जो इस वक्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, जिससे सम्मानित
भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और एक बार फिर से गले लगने की वो तस्वीरें जो लगातार दोनों की गर्मजोशी को साफ रिफ्लेक्ट करती हैं।